नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज के इस सेशन में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगी। तो सेशन के साथ लास्ट तक बने रहिए। पीपीटी तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने में आप सबका क्या जाता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम भी प्रेरित हो ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। और देखिए, एमसीक्यू प्रश्न तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, और यह 1-2 हज़ार प्रश्न तैयार करना मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे। इसीलिए हमने कल ऑनलाइनर प्रश्नों को करीब 1000 उसमें रचनाएं शामिल हैं, उसको पढ़ाया है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 1000 प्रश्न है उसमें ऑनलाइनर प्रश्नों के माध्यम से। तो कल के क्लास में हमने पढ़ाया है, प्लीज़ चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाके अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति सबसे पहले किनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है? सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्ति किनके रचनाओं में दिखाई पड़ती है? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ती है, कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में दिखाई पड़ती है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में दिखाई पड़ती है, कि श्रीधर पाठक की? तो छायावादी प्रवृत्ति सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रणेता मुकुटधर पांडे हैं, जबकि छायावाद के प्रवर्तकर्ता पूछे तो जयशंकर प्रसाद हैं, और छायावाद शब्द के प्रणेता पूछे तो मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर पांडे छायावाद शब्द के प्रणेता हैं, जबकि छायावाद के प्रवर्तकर्ता जयशंकर प्रसाद हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या राजकुमार कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या राजकुमार कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर्वप्रथम छंदों की परिधि से मुक्त करने का श्रेय किसे जाता है? कविता को सर्वप्रथम छंदों की परिधि से मुक्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह हैं जाने माने हस्ती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछता है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और इनकी प्रथम छंद मुक्त रचना जूही की कली है। जूही की कली है प्रथम छंद मुक्त रचना। और जूही की कली को प्रश्न पूछा है, जूही की कली को किसने अपने पत्रिका में छापने से मना कर दिया? तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में जूही की कली को छापने से इनकार कर दिया, इस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर। और उस समय के लेखक इसे जूही की कली रचना को केचुआ छंद, रबड़ छंद कह के निराला जी का मजाक उड़ाए। इतना प्रश्न आप लोगों को एक साथ मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तेज सिंह है, कि पंकज बिष्ट है, कि जयप्रकाश करदम है, कि अशोक मित्र है? तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय थे, कि बद्री विशाल थे, कि रघुवीर सहाय थे, कि धर्मवीर भारती थे? तो रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना है सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय। तो यह धर्मवीर भारती की पत्रिका है कल्पना।
धर्मवीर भारती की पत्रिका है कल्पना, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छायापथ, छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ किस विधा की रचना है? आईएमपी लगा लीजिए। छायापथ किस विधा की रचना है? यह एक एकांकी है कि छायापथ एक संस्मरण है कि छायापथ एक गद्य काव्य है कि छायापथ एक रिपोर्टाज है? तो रिपोर्टाज है कि गद्य काव्य है कि संस्मरण है कि एकांकी है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। छायापथ एक गद्य काव्य है। छायापथ क्या है? एक गद्य काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तों को कहाँ सीकरी सो काम, भक्तों को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? आवत जात पनहिया टूटे बिसर गई हरिनाम। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम, किसकी पंक्ति है? नंददास की है कि परमानंद की दास की है कि कुंभन दास की है कि तुलसीदास की है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कुंभन दास की यह पंक्ति है। जब फतेहपुर सीकरी में अकबर कुंभन दास को बुलाते हैं तो वहाँ से आते वक्त इनका चप्पल टूट जाता है, तो वही अकबर पर व्यंग कसते हुए कुंभन दास कहते हैं कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम, कि भक्तों को कहाँ राज दरबारों से कार्य है, वह तो भगवान की भक्ति में ही लगे रहें, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए इतना दूर आने में क्या हुआ, हमारा एक तो चप्पल टूट गया और इतने देर हम भगवान के नाम लेने से वंचित रह गए, भगवान की आराधना करने से। तो यह कुंभन दास की पंक्ति है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विशाल यात्रा, विशाल यात्रा किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय का है कि देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, या राम वृक्ष बेनी हिमालय यात्रा, या मोहर राखेत आखिरी चट्टान? इनमें से सही युग्म का चयन कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए, सही युग्म पूछा है, फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान, जबकि तूफानों के बीच रांगेय राघव जी का रचना है, रांगेय राघव जी का रचना है तूफानों के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 342 में कि अनुच्छेद 344 में कि अनुच्छेद 350 में कि अनुच्छेद 348 में? किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संविधान में जो कार्य होगा वह हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? यह किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 348 में यह वर्णन मिलता है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आईएमपी लगा लीजिए। संवैधानिक हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति से जरूर एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, खासकर वह टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में यह चारों भाषाओं को कब जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 2003
के संवैधानिक संशोधन के अनुसार बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। प्रारंभ में कुल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं स्थान मिला है। अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है और ना ही भोजपुरी भाषा को। कुटज अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं कि रामविलास शर्मा हैं कि विद्यानिवास मिश्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो कुटज और अशोक के फूल यह दोनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? जो परिशिष्ट नामक उपन्यास है किस विषय पर केंद्रित है? उसका वर्ण विषय धर्मांतरण है, धर्म का परिवर्तन या पर्यावरण पर लिखा गया उपन्यास है कि शिक्षा पर कि राजनीति पर? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। परिशिष्ट उपन्यास राजनीति विषय पर केंद्रित है। उपन्यास देखिए, अब पेपर बहुत क्वेश्चन डीपली पूछा जा रहा है तो हमें हर तरह से सतर्क होना चाहिए, चाहे उसका रचना काल हो, चाहे उसका वर्ण विषय हो, उस उपन्यास या कहानी के पात्र हो, उन सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अरुण महेश्वरी जी हैं कि रविंद्र कालिया जी हैं कि सुधीर पचौरी हैं कि अरुण कमल है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वाक्य पत्रिका के वर्तमान संपादक सुधीर पचौरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाली शब्द की बहुमान उत्पत्ति है। पाली शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है यही पूछा है। जैसे हिंदी भाषा कैसे उत्पन्न हुई है, वैसे पाली शब्द या पाली भाषा की उत्पत्ति कैसे माने गया है? पाली शब्द का प्रकृति पाकट, पाड़, पाउल से पाली बना है कि पंक्ति, पंक्ति, पंडी, पल्ली से पाली बना है कि पर्याय, पालियाय, पालियाली से पाली बना है कि पाड़, पट्टी, पाली से पाली का निर्माण हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पहले पाली शब्द की उत्पत्ति होने में पहले पर्याय था, पर्याय से पालियाय हुआ, पालियाय से पालियाली हुआ और पालियाली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले पर्याय था यह शब्द, उसके बाद से बोलते बोलते पालियाय हुआ, उससे पालियाली हुआ, उससे पाली का उत्पत्ति हुआ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? कात्यायन है कि पतंजलि है कि पाणिनि है कि हेमचंद्र हैं? तो अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश व्याकरण के संपादक तो हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र किसके हैं? अपभ्रंश व्याकरण के। देखिए हेमचंद्र कौन है? अपभ्रंश भाषा के व्याकरण के संपादक हैं हेमचंद्र। लेकिन यह पाली भाषा का पूछा है। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कात्यायन जी हैं। कात्यायन जी पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, और संस्कृत के व्याकरण कौन है? महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के।
तो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं कि 2 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। तो य र ल व कौन सी व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व। इसका ट्रिक क्या है। यार से लब हम अंतस्थ से करते हैं। अंतस्थ माने हृदय। तो यार से लब अंतस्थ से करते हैं। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 25 होती है। काग्यो माँ वसाधे न स्पर्शा। इसका सूत्र क्या है संस्कृत का। काग्यो माँ वसाधे न स्पर्शा। क से म तक के व्यंजन अपस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, जबकि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यह अलावा ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। स ह ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है सदियों का संताप किस कवि की कृति है। जयप्रकाश कर्दम की है। देखिए यह सारे दलित साहित्यकार हैं। तो जयप्रकाश कर्दम है कि मोहनदास मिश्राय हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं कि सुशीला टाक भौरे हैं। सदियों का संताप किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और यह एक दलित विमर्श पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध रचना क्या है। आपका बंटी, महाभोज, यही सच है। मन्नू भंडारी की यह सारी रचनाएं हैं। तो बताइए मन्नू भंडारी ने अपने किस कृति को स्वयं नाट्य में रूपांतरित किया। आपका बंटी, महाभोज, यही सच है कि स्वामी। फटाफट आंसर कीजिए। तो स्वामी एक नया रचना है मन्नू भंडारी का। आपका बंटी तो आप परिचित हो गए, महाभोज से भी परिचित हैं, यही सच से भी, लेकिन स्वामी नया है। IMP लगा लीजिए, 2-4 बार रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। महाभोज नामक रचना को नाट्य रूपांतर मन्नू भंडारी ने स्वयं किया। क्वेश्चन नंबर 18 है देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। अष्टयाम रचना किसका है। देव कवि का। जो 6 से 8 तक के पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं वह बस रचनाओं पर ज़्यादा रटिए। आप सबको यह इसके अंदर का भेद नहीं पूछेगा, विषय वस्तु नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ रचनाएं पूछेगा कि अष्टयाम रचना किसकी है। तो अष्टयाम रचना किसकी है। देव कवि की है। आप सबको बस रचनाएं रटना है। जबकि जो TGT PGT वाले हैं उनको विषय वस्तु भी पूछेगा, प्रकाशन वर्ष भी पूछेगा, उसके अंदर से पात्रों को भी पूछेगा। तो देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति में लिखा गया है कि रसों का विवेचन किया गया है अष्टयाम में, कि नायिका भेद है, कि नायक नायिका के विलासों का वर्णन है। फटाफट आंसर कीजिए कि अष्टयाम में देव ने क्या विषय पर अष्टयाम नामक रचना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर
घ राइट आंसर। नायक नायिका के विलासों का वर्णन अष्टयाम में किए हैं देवरची। यह एक श्रृंगारिक रचना है। यह एक श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगारिक रचना है। और देखिए श्रृंगार श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? 1960 ईस्वी सन में हुई कि 1961 ईस्वी सन में हुई कि 1962 ईस्वी सन में हुई कि 1963 ईस्वी सन में हुई? मिलते जुलता है, कन्फ्यूजन जरूर होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर 1961 ईस्वी सन में हुई। भारत सरकार द्वारा के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी सन में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाठी। लाठी शब्द का अर्थ सहारा है। लाठी शब्द का अर्थ सहारा है। अर्थ विन्यास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? किस कारण लाठी शब्द का अर्थ सहारा हुआ है? वैसे एक मुहावरा नहीं है, अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा। तो लाठी का अर्थ सहारा किस कारण से हुआ है? अर्थापकर्ष के कारण हुआ है। यह काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी तो जरूर ध्यान दीजिए। यह लाठी शब्द का सहारा अर्थ कैसे हुआ है? अर्थापकर्ष के कारण हुआ है कि अर्थोपकर्ष के कारण हुआ है कि मूर्तिकरण के कारण हुआ है कि अमूर्तिकरण के कारण हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर अमूर्तिकरण के कारण हुआ है। अमूर्तिकरण के कारण हुआ है लाठी शब्द का अर्थ सहारा। देखिए अंधे की लाठी, अंधे की लाठी अमूर्तिकरण दिखाई नहीं दे रही है। अंधे की लाठी तो आदमी कहेगा एक बूढ़ा अंधा बुढ़ा लाठी लेके चलता है कि अंधा व्यक्ति लाठी लेके चलता है, ऐसा नहीं ना होता है। अमूर्तिकरण वह दिखाई नहीं दे रहा है कि, लेकिन अंधे की लाठी वही होता है जो अंधे को सहारा देता है। अर्थात जिसका एक पुत्र है वह अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान होता है। और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति पूछे अंधे की लाठी होना में शब्द शक्ति क्या है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है, लाक्षणिक अर्थ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? 13 स्वर 29 व्यंजन कुल 52 वर्ण है कि 12 स्वर 34 व्यंजन कुल 46 वर्ण है कि 15 स्वर 41 व्यंजन कुल 56 स्वर है व्यंजन है कि 14 स्वर 36 व्यंजन कुल 50 व्यंजन है वर्ण है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 माने हैं। 52 माने हैं तो 52 तो हिंदी वर्णमाला में माना जाता है। अब वैदिक ध्वनि में भी 13 स्वर और 39 व्यंजन कुल 52 है। लेकिन मूल रूप में पूछा जाएगा तो 11 स्वर और 33 व्यंजन माना जाएगा। 39 व्यंजन क्यों लिया गया इसमें? क्योंकि इसमें ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को भी ले लिया गया है, इसीलिए 39 हो गया है। नहीं तो 33 होता, नहीं तो कितना होता? 33 होता। और 13 स्वर क्यों लिया गया है कि अंग और अह को ले लिया गया है। अयोग बाह को भी जोड़कर 13 हुआ। अयोग बाह को निकाल दो तो 11 स्वर हो जाएगा। तो अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11 बताइएगा, व्यंजन की संख्या पूछे तो 33 बताइएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार 13 स्वर है, 39 व्यंजन है, कुल 52 वर्ण है। लेकिन वर्णों की संख्या पूछे तो 42 मत बताइएगा, 52 बताइएगा, क्योंकि इन सबको मूल रूप में संपूर्ण वर्णों की संख्या पूछा है। वर्ण पूछे तो 52। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकाल में सारस किस कवि की काव्य संग्रह है?
कविता संग्रह है अकाल में सारस। चंद्रकांत देवताले का है कि उदय प्रकाश का है। उदय प्रकाश का एक प्रसिद्ध रचना पाल पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर स्कूटर प्रसिद्ध रचना है। और नया भी है कि केदारनाथ सिंह का है कि राजेश जोशी का है। तो अकाल में सारस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। अकाल में सारस एक केदारनाथ अग्रवाल भी है, तो अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? सन 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कि सन 1826 ईस्वी में कि सन 1830 ईस्वी में कि सन 1844 ईस्वी में? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और यह एक मासिक समाचार पत्र है। यह एक मासिक समाचार पत्र है और उदंत मार्तंड हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पत्र है, जबकि हिंदी साहित्य का समाचार सुधा वर्षण एक दैनिक समाचार पत्र है। मासिक नहीं है, साप्ताहिक है, सॉरी साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक समाचार पत्र है और जो समाचार सुधा वर्षण है वह दैनिक समाचार पत्र है, वह दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है आचार्य शुक्ल ने एडिसन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में कि अवधी में कि ब्रज भाषा में कि इनमें से कोई नहीं? तो पूछेगा लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किसने अनुवाद किया? तो आचार्य शुक्ल ने। और लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना थी? तो एडिसन अर्नाल्ड की रचना थी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में एडिसन अर्नाल्ड द्वारा लिखित लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 25 है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ कि बनारस से हुआ कि दिल्ली से हुआ कि जयपुर से हुआ? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए हम आधे प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। इस सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जरूर 10 प्रश्न फंसना ही फंसना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 26 है पद्मावत में कुल कितने खंडों की संख्या है? तो पद्मावत में कुल 15 अध्याय हैं। कुल 15 अध्याय हैं पद्मावत में। और खंड पूछा है 57 खंड है कि 56 खंड है कि 55 खंड है कि 54 खंड है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर को राइट आंसर 57 खंड है। 57 खंड है और 15 अध्याय हैं। प्रथम 15 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या पूछे, पद्मावत में सर्गों की संख्या पूछे तो 15 सर्ग हैं और खंडों की संख्या पूछे तो 57 खंड है। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्रज भाषा ही न अनुमानो ऐसे कवि न की बानी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की युक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कि भिखारी दास की कि आचार्य देव की कि पद्माकर की? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह भिखारी दास की पंक्ति है। बोलगा से गंगा तक किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है कि कथा है कि निबंध संग्रह है कि यात्रा संस्मरण है? बोलगा से गंगा तक। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बोलगा से गंगा तक एक यात्रा संस्मरण है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। और इसके रचनाकार कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? भ्रमर गीत को, कि सूर सागर को, कि सूर सारावली को, कि साहित्य लारी को? और यह सारे सूरदास के रचनाएं हैं। सूरदास के रचनाएं हैं। किसको एक ध्वनि काव्य मात्र माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 29 को ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। भ्रमर गीत को एक ध्वनि काव्य माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य हैं, कि माता प्रसाद दीन है, कि कंवल भारती हैं, कि सूरतपाल चौहान है? यह चारों दलित विमर्श के लेखककार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद दीन की रचना है और यह एक आत्मकथा है। यह क्या है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद दीन की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10 नियम थे, कि 11 नियम, कि 12 नियम, कि 13 नियम? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कुल 12 नियम है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम है? तो 12 नियम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उच्चतम न्यायालयों में अधिनियमों, विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 346 में किया गया है, कि अनुच्छेद 345 में, कि अनुच्छेद 347 में, कि अनुच्छेद 348 में? किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। अनुच्छेद 348 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, कि मराठी भाषा से, कि बांग्ला भाषा से, कि सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। सभी मान्यता प्राप्त। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं से हिंदी के वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक व व्याकरण कोटि है। जो कार्य को मानक हिंदी भाषा में व्याकरण में कारक है, व्याकरण में जो कारक है वह व्याकरण की कोटि में आता है। जो कार्य संपादित करने वाली सूचना देता है, कि संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बताता है, कि उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ता है, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पद पर क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। कारक का क्या कार्य? मुख्य रूप से पूछा गया है कि कारक का हिंदी भाषा में क्या कार्य है। कारक का कार्य पूछा है कि वह किस चीज़ में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का, संज्ञा है चाहे राम हो चाहे वह हो, संज्ञा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध स्थापित करता है कारक। कि राम ने, तने क्या हो गया? राम ने खाना खाया। तो खाना खाना क्या है? क्रिया है। तो यह राम और क्रिया, राम क्या है? कर्ता, संज्ञा और क्रिया में संबंध स्थापित किया है यह कारक। क्वेश्चन नंबर 35 है, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, घनानंद को, कि रसखान को? फटाफट आंसर कीजिए। साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? तो साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा है। घनानंद को प्रेम का पीर भी कहते हैं।
राघव चेतन का संबंध किससे है? राम कथा से है कि कृष्ण कथा से है कि संत काव्य से है कि पद्मावत से है? राघव चेतन। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। पद्मावत से है राघव चेतन। राघव चेतन शैतान का नाम है। इसका प्रतीक क्या है? शैतान। जैसे सुआ का प्रतीक गुरु से है, यह राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, पद्मावत का पात्र है। राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? कामायनी महाकाव्य किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। तो कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है कि शैवागम है कि रहस्यवाद है कि विशिष्टाद्वैतवाद? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। फटाफट आंसर कीजिए। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर शैववाद है, शैवागमन। क्वेश्चन नंबर 38 है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति है कि नायिका भेद वर्णन है कि प्रतीकों का नपातुला प्रयोग है कि पिंगल वर्णन? पिंगल मतलब क्या होता है? व्याकरण ग्रंथ। छंद को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। तो पिंगल वर्णन या छंदों के वर्णन के लिए फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। कल्पना की समाहार शक्ति के कारण बिहारी सतसई का प्रसिद्धि है। क्वेश्चन नंबर 39 है। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह के आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी थे कि बोधा थे कि मतीराम थे कि ठाकुर थे? बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह के दरबारी कवि या आश्रित कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर मतीराम थे। मतीराम की प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। ललित ललाम मतीराम। क्वेश्चन नंबर 40 है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? हिंदी का सरल व्याकरण था कि हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण था कि हिंदी व्याकरण था कि हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण था? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हिंदी व्याकरण था। क्वेश्चन नंबर 41 है। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाता है जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए लाभप्रद होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि से हुआ है कि कुटिल लिपि से हुआ है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है कि गुप्त लिपि से हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए। देवनागरी एक तो या तो एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 42 है। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उदीच्य, प्रातीच्य, प्राच्य या दक्षिणात्य? किस शाखा के अंतर्गत रखे हैं सुनीत कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी को? पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर प्राच्य के अंदर रखे हैं। सुनीत कुमार चटर्जी ने पूर्वी हिंदी को प्राच्य शाखा के अंतर्गत रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण नहीं होता? सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता? वचन के कारण नहीं होता है कि लिंग के कारण कि पुरुष के कारण कि कारक के कारण? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर सर्वनाम का रूपांतरण लिंग के कारण से नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कि 9 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं? हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? कारक का भेद पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कारक के हिंदी सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केतरकर हैं कि किशोरीदास वाजपेयी हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन है कि कामता प्रसाद गुरु हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन विद्वान है? तो जोहान्स जेसुआ केतरकर हैं। और हिंदी भाषा में प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक था कि पाक्षिक था कि दैनिक था कि साप्ताहिक था? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था, तब जबकि समाचार सुधावर्षण एक दैनिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में शब्द उक्तों में से कौन सा असंगत है? असंगत पूछा है। अफसोस फारसी भाषा का शब्द है कि कैंची तुर्की भाषा का शब्द? कौन सा गलत है? गमला पुर्तगाली की कारतूस अंग्रेजी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, जबकि अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध कहानीकार विजय दानदेथिया की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पोरकल ने पहेली नामक फिल्म बनाई थी? दुविधा है कि अनेकों हिटलर है कि बनिया का चाकर है कि साधु की कमाई? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। दुविधा कहानी विजय दानदेथिया की दुविधा कहानी पर अमोल पोरकर ने पहेली नामक पिक्चर बनाई। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपरूप का कवि किसे कहते हैं? अपरूप का कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं कि विद्यापति को कहते हैं कि बिहारी दास को कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? अपरूप का कवि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अपरूप का कवि विद्यापति को कहते हैं। अपरूप का कवि किसे कहते हैं? तो विद्यापति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं है वरन अनुदित नाटक है? देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन सा अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा है कि चंद्रावली है कि रत्नावली है कि विशस्य भीष्मोद्धर्म है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। रत्नावली इनकी अनुदित रचना है। अनुदित मतलब दूसरे भाषा की रचनाओं से हिंदी भाषा में अनुवाद करना, इसे अनुदित रचना कहते हैं। और जो लेखक अपने मन से अपने कल्पना शक्ति के आधार पर लिखता है उसे मौलिक रचना कहते हैं। ज़रूर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन हम गलत पढ़ाते हैं, हम तो जान से गलत पढ़ाते हैं तो ही आप लोग कमेंट करते हैं। ऐसे कभी कमेंट नहीं करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, या हमें अपना फीडबैक नहीं देते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि हम भी प्रेरित हो ऐसे क्लास लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।